हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस पर। मेरा नाम विनोद है और मेरी उम्र 28 साल है। आज मेरी शादी का दिन है। मेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ रहा था। सबका यही कहना था कि विनोद पर बहुत ही रंग आया है। आखिर क्यों ना आता, मेरी पसंद की शादी हो रही थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठा इसी सिलसिले में सोच रहा था कि अचानक मेरे पापा दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आए। उनके पीछे मम्मी भी मौजूद थी। एक पल के लिए मैं हैरान हो गया था, क्योंकि बाहर बहुत मेहमान थे और उनको देखना भी उनकी जिम्मेदारी थी। मैं भी अभी दोस्तों से निकलकर बहुत मुश्किल से कमरे में आकर बैठा था, ताकि थोड़ी देर आराम कर सकूं, क्योंकि लंबा फंक्शन था जिसमें मैं थक जाता। पापा को देखकर मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। पापा मुझे देखते हुए बोले, बैठ जाओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी और लंबी बात करनी है। मैं हैरान हुआ। मम्मी के चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा गया था। शादी के दिन चल रहे थे। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो सकती थी। पापा मुझे देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें ये बात से थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर ये हकीकत भी है। पापा एक लंबी भूमिका बांध रहे थे। मैं उन्हें देखते हुए फ़ौरन बोला, आपको लंबी भूमिका बांधने की ज़रूरत नहीं है। जो बात कहानी है वो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप मेरे बाप हैं। आप हुक्म करें, मैं आपके सामने वे हर चीज़ ला दूंगा। ऊपर वाले का दिया मेरे पास सब कुछ था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर बोला था। पापा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा चेहरा देखते हुए बोले, तुम्हारी होने वाली पत्नी हम दोनों के पास शादी से 5 दिन पहले आई थी। मेरे माथे पर बल आए और मैं हैरान होकर पापा की बात सुन रहा था, क्योंकि वाकई ये मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। भला पापा के पास रागनी क्यों आई होगी? मैं उससे पसंद की शादी कर रहा था। अब तक जो भी दिक्कत थी हम दोनों ने मिलकर तय किए थे, मगर अचानक से रागनी का पापा के पास आना मुझे हैरत के समुद्र में डुबा चुका था। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही पापा बोले, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें कहना है तुम बोल लेना। मैंने उन्हें खामोश रहने में ही राहत जानी थी। मैं पापा को बहुत ही गौर से सुन रहा था और फिर जो बात उन्होंने मुझे कही वे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं पापा को फटी फटी निगाहों से देखने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे और रागनी के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमने ऐसी कोई डील नहीं की थी। मैं मरते दम तक भी इस चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का मामला था। मुझे चुप देखकर मेरी मम्मी ने कंधे पर हाथ रखा था और मोहब्बत से बोली थी, देखो बेटा, शुरू में मुझे भी ये बात बुरी लगी थी, क्योंकि ये बात भी बहुत ही नासमझ वाली है, मगर तुम्हारी पत्नी अब तुम्हारी है, उसकी दिक्कत भी तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें समझौता करना ही पड़ेगा। उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुमने ही ये लड़की पसंद की है, तो अब ये सब चीज़ें तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जबकि मैं बिल्कुल चुप हो गया था। रागनी ने मुझसे ऐसी कोई बात क्यों नहीं की? मैं सिर्फ ये सोच रहा था। पापा मेरे कंधे को थपथपा कर चले गए थे, जबकि मैं गहरी सोच में डूब गया था। रागनी अपने ताया के साथ रहती थी और वे उसकी छोटी बहन सोनल, जिसकी उम्र 16 साल थी और वे दिमागी तौर पर अपाहिज थी। उसको कुछ समझ ही नहीं आता था। वे बच्ची पागल थी, पैदाइश से ही उसके साथ दिक्कत थी। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। मुझे यही लगता था कि रागनी जब मेरे पास आ जाएगी तो उसकी देखभाल उसके ताया करेगी, मगर अचानक से रागनी का ये कहना कि मैं अपनी बहन को अपने साथ दहेज में लेकर आऊँगी, ये बात मुझे थोड़ी चुभ रही थी। मेरे घर में हिसाब से कमरे थे। अगर अब रागनी की बहन भी हमारे पास आ जाती तो वे कहाँ पर रहती? यही चीज़ मुझे परेशान कर रही थी। थोड़ी देर और गुजरी थी जब अचानक मेरा मोबाइल रिंग हुआ था। मैंने फ़ौरन मोबाइल उठाया था, क्योंकि रागनी की ही कॉल थी। वे कुछ कहती इससे पहले ही मैं बोला था, ये तुम क्या बात करके गई हो पापा से? वे मेरे पास आकर किस तरह की बातें कर रही है? हमारे बीच तो ऐसी कोई भी डील नहीं हुई थी। मैं कुछ और कहता इससे पहले ही रागनी बोली थी, मैं जानती हूँ विनोद, तुम्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं ताया के पास अपनी बहन को कैसे छोड़ दूँ? वे जवान है और मेरे अलावा उसका कोई ख्याल नहीं रख सकता। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम ये मांग पूरी नहीं कर सकते तो माफ़ करना, मैं ये शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सिर्फ यही एक शर्त है। ये बोलकर उसने मोबाइल रख दिया था और 2 दिन बाद मेरी शादी थी और इस तरह की बात सुनकर मैं झटके में आ गया था।
काफ़ी देर तक मैं सिर पकड़कर यही सब सोचता रहा और फिर अचानक मेरी आंखों में चमक आई थी। कुछ सोचकर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया था। अगर ऐसा हो जाता तो मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मैंने दिल ही दिल में एक बेहतरीन योजना तैयार कर ली थी। एक पल के लिए मुझे शर्म आई थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। रागनी से मैं मोहब्बत करता हूँ और रागनी सोनल से मोहब्बत करती है, लेकिन मुझे अपना फ़ायदा भी देखना था और इस मुसीबत से छुटकारा भी चाहिए था। मैंने रागनी को एक छोटा सा मैसेज टाइप किया था, मेरी जान, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, इसलिए मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये बोलकर मैं बाहर आ गया और मम्मी पापा को भी मैंने इशारे से हाँ बोल दिया था। मैं सीधा चुपचाप अपने दोस्तों के बीच जाकर बैठ गया था। घर में शोर शराबा हो रहा था, एक अलग ही गहमा गहमी का आलम था। कोई बातें कर रहा था तो कोई डांस कर रहा था तो कोई खाना खा रहा था। सबकी अपनी अपनी ज़रूरत थी, जबकि मैं भी गहरी सोच में डूबा था। जल्द ही मैं बहुत आगे जाने वाला था। मुझे अपना रोशन मंजिल अब सफ़र नज़र आ रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। 2 दिन कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला था। आज मेरी शादी का दिन था। आज मैं रागनी को ब्याह करके अपने पास लेकर आने वाला था, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी मुझे सोनल के आने की थी, क्योंकि जो मैं सोच रहा था अगर वह हो जाता तो मेरा बहुत फ़ायदा होता। मैं बारात लेकर मैरिज हॉल पहुंचा तो लड़की वालों ने हमारा स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया था। फूल की पंखुड़ियाँ बरसाई गई थी, चारों तरफ शोर शराबा हो रहा था। हमने भी ढोल नगाड़े बजाए थे, आसमान में आतिशबाजी की थी। मैं रागनी के ताऊ से मिला था, वे मुझे लेकर स्टेज पर पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर में शादी की तमाम रस्में अदा कर दी गई थी और मेरी ज़िंदगी में रागनी के साथ साथ सोनल भी शामिल हो गई थी। मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। मैं रागनी को पाकर तो खुश था, लेकिन ये खुशी किसी और चीज़ की भी थी जो हॉल में मौजूद किसी भी शख्स को मालूम नहीं था। थोड़ी देर बाद ही शोर उठ गया था और मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गया था। मेरी दुल्हन ने अपनी बहन सोनल का हाथ बहुत ही मजबूती से थाम रखा था। सोनल उस वक्त लाल जोड़े में मौजूद थी, जो उसकी दूधिया रंगत पर खूब जच रहा था। मेरी साली देखने वालों को अपनी तरफ बहुत ही आकर्षित कर रही थी। अगर वे दिमागी तौर पर ठीक होती तो लड़कों पर कहर ढा देती। मैंने कई लड़कों को देखा था जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। आखिर वे थे ही इतनी खूबसूरत। अभी अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। ये रंग रूप तो आना ही था। हम घर पहुँचे तो मैंने अपनी पत्नी का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था। माँ ने कुछ पारिवारिक रस्में अदा की थी। उसके बाद मैं रागनी का हाथ थामकर अपने कमरे की ओर बढ़ चुका था। पीछे से सोनल भी उसके पीछे आई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने उसे थाम लिया था और मुझे इशारा किया था कि तुम चले जाओ। एक पल के लिए रागनी ने दरवाजे के पास रुककर सोनल को एक नज़र देखा था, मगर वे बेहद मजबूर थी और मैं भी आज की रात कोई रियासत नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। मैं अभी रागनी से कोई बात करता इससे पहले ही वे परेशान अंदाज में बोली थी, आप बाहर जाकर एक बार अपनी मम्मी को बोल दे कि उसका ख्याल रखे, वे मेरे बिना नहीं रह सकती, वे परेशान हो जाएगी। वे कुछ और कहती इससे पहले ही मैंने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अरे आप क्यों परेशान होती है, आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ। मैं बाहर आया तो मम्मी सोनल से छोटी छोटी बातें कर रही थी, जो वे सिर झुकाकर बता रही थी कि मैंने माँ को अपनी तरफ आने का इशारा किया। वे तुरंत उठकर मेरे पास आ गई थी। मैं उनके कान में सरगोशी भरी आवाज़ से बोला था, ध्यान रखना इस पागल का, इसकी बहन अंदर मुझे परेशान कर रही है। मम्मी ने मेरे बालों में हाथ फेरा था और मोहब्बत भरे अंदाज में बोली थी, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूँगी, ये मेरे पास ही सो जाएगी, कल तक इसका भी कमरा तैयार कर देगी। मैंने सिर को हल्की सी हिलाया था और अपने कमरे के अंदर आ गया था। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छे तरीके से दुल्हन बनी बैठी थी और मैंने कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। वे रात मेरे लिए मेरी सबसे हसीन रात थी। मैंने अपनी तमाम हसरतें पूरी की थी। अगली सुबह जब मैं बिस्तर से उठा तो मेरी पत्नी कमरे के अंदर मौजूद नहीं थी। मैं हैरान रह गया था, क्योंकि सुबह सुबह वे कहाँ जा सकती थी। उसके लिए उसका ससुराल नया था। मैंने बाथरूम की ओर देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद था और लाइट्स भी बंद थी।
यानी रागनी कमरे से बाहर गई थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया था क्योंकि हमारे परिवार में ये रस्म थी कि शादी की सुबह दूल्हा दुल्हन एक साथ कमरे में बाहर जाते हैं और यही चीज़ अच्छी भी लगती है। मुझे अचानक परेशानी हुई और मैं फ़ौरन कमरे से बाहर आया। सामने ही लिविंग रूम में रागनी सोनल को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, जबकि सोनल उसे न जाने कौन सी बातें बता रही थी, जिस पर रागनी खूब हंस रही थी। शुक्र था कि अभी कोई नहीं उठा था, इसलिए मैं फ़ौरन उन दोनों के पास पहुंच गया। रागनी मुझे उठता देख फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वे कुछ कहती इससे पहले ही मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? यहाँ क्या कर रही हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? हमारे परिवार में इस बात को बहुत बुरा माना जाता है। चलो अंदर। ये बोलकर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो फ़ौरन ही सोनल ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे देखते हुए बोली थी, जीजू छोड़िए मेरी बहन को, हम खाना खा रहे थे, आप भी खा लीजिए। वे इतनी मासूमियत से बोली थी कि कुछ पल के लिए मुझे शक हुआ था कि ये लड़की पागल नहीं है। मैं चुप हो गया था, भला मैं उसे क्या जवाब देता। मैंने रागनी को देखा था और उसे अंदर आने का इशारा करके कमरे के अंदर चला गया था। मेरा दिमाग अजीब सी उलझन का शिकार था। क्या मुझे ये करना चाहिए था? क्या ये मुझ पर जचेगा? वे लड़की बहुत ही मासूम है, यही बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, जो मुझे परेशान कर रही थी। लेकिन मैं बेहद मजबूर था। मैं रागनी के साथ इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी बहुत ही असर पड़ रहा था और मुझे मालूम था कि अभी तो मम्मी सोनल को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाएगा उसकी आंखों में भी वे चुभना शुरू हो जाएगी। और यही वजह थी कि मैं जल्द से जल्द उसे ठिकाने लगाना चाहता था। थोड़ी देर बाद ही रागनी कमरे के अंदर आ गई थी और मुझसे काफ़ी खफा नज़र आ रही थी। मैंने उसे देखकर सादे शब्दों में कहा था, ख्याल करना तुम अपने मायके में नहीं हो, अब ससुराल में हो। ये बोलकर मैं वापस आंखें बंद करके लेट गया था। मेरी आँख सुबह 10 बजे के करीब खुली। रागनी शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही थी। मैं भी उठ गया था और तुरंत ही कपड़े वगैरह बदलने के लिए वॉशरूम चला गया था। मैं बाहर आया तो रागनी तुरंत ही आईने के सामने से उठकर जूते पहनने जाने लगी थी। तब मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोला, देखो, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही बोल रहा था ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। जब तुम्हें परिवार की औरतें बातें सुनाएगी तो तुम जवाब नहीं दे पाओगी, इसलिए मैं चाहता था कि तुम हर हाल में सुरक्षित रहो। मेरी बात सुनकर रागनी ने नरम अंदाज में कहा था, मैं जानती हूँ सब बातों का मुझे इल्म है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरी बहन मुझसे बहुत ही करीब है और बहुत ही प्यार करती है। जिस तरह मैं आपके परिवार के लिए अजनबी हूँ, उसी तरह उसके लिए भी ये परिवार बहुत अजनबी है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप थोड़ा समझौता कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं हमेशा आपसे वफादार रहूँगी। उसने ये बात नम आंखों से बोली थी, जबकि मैं चुप हो गया था। मैंने उसका हाथ भी छोड़ दिया था और अपने आप को संवारने लगा था। मैं और अधिक उलझता जा रहा था। दिल एक अजीब सी डगर पर चल रहा था। मुझे बार बार यही सब बातें सताने लगी थी कि जब मैं वह हरकत करूँगा तो रागनी को कैसे संभालूंगा। ये बात तो तय थी कि मैं रागनी को कुछ नहीं बताने वाला था, लेकिन डर इस बात का था कि जब मैं वे काम कर जाऊँगा तो रागनी को कैसे संभालूंगा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मेरी शादी को 1 हफ्ते का समय बीत गया था। मैंने धीरे धीरे रागनी की बहन सोनल के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया था। उससे बातें करने लगा था। वे ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस अपनी ही बहन से ही बात किया करती थी। उससे ही फरमाइश करती थी, उसके पास ही जुड़कर बैठती थी, जबकि मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था। ये बातें मुझे बहुत ही बुरी लगती थी, क्योंकि मेरी नज़र में रागनी सिर्फ मेरी थी, लेकिन उसकी बहन का उसके करीब आना, उससे बातें करना मुझे बहुत ही बुरा लगता था। मेरी मम्मी ने भी 2 बार मुझसे शिकायत की थी कि ये अच्छी आदत नहीं है, हर वक्त तुम्हारी बीवी अपनी पागल बहन के आसपास घूमती रहती है। हालांकि वह अपने ससुराल आई है, उसे चाहिए कि हम सबकी सेवा करे, हमारे आगे पीछे घूमे, लेकिन उसकी नज़र में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने रागनी को दबे अंदाज में समझाया भी था, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही थी और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे इरादे और मजबूत होते जा रहे थे। आज रविवार का दिन था। मामूली तौर पर मेरी छुट्टी थी। मैं लिविंग रूम में बैठा था और अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था।
जब अचानक सोनल न जाने कहाँ से मेरे बराबर में आकर बैठ गई और मुझे देखते हुए बोली, जीजू क्या कर रहे हैं आप? मैं गर्दन मोड़ कर देखा तो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर स्तब्ध रह गया। वे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कुछ पल के लिए दिल में ऐसा ख्याल आया कि काश मेरी बीवी रागनी की जगह सोनल होती, मगर मैंने तुरंत अपना सर झटक दिया और उसे देखते हुए बोला, मेरे साथ पार्क चलोगी ना? न जाने मेरे दिमाग में अचानक से क्या ख्याल आया था कि मैंने ये पूछ लिया। हालांकि अभी मेरा वे सब कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन आज मौका अच्छा था। मेरी बीवी काम में व्यस्त थी, जबकि सोनल भी आज बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा था। मम्मी और पापा भी काम से गए हुए थे और यही एक वक्त था जब मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता था। मेरी साली ने तुरंत सर हाँ में हिलाते हुए कहा था, मुझे रागनी दीदी ने बताया था कि आप जो बोलेंगे मुझे करना होगा। आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं रागनी दीदी को बताकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ चले गए। वे बिल्कुल बच्चों के अंदाज में बोलकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और मैंने तुरंत डर कर उसका हाथ पकड़ लिया था। उसने मुझे हैरानी से देखा था, जबकि मैं उसे अपने बराबर में बिठाते हुए अपनी बातों में उलझाने लगा था। तुम रागनी दीदी को बताओगी तो वे हमें जाने नहीं देगी। कल रात ही वे मुझसे बहुत बोल रही थी कि सोनल अब कहीं नहीं जाएगी, वे घर में रहेगी, बाहर जाती है तो बहुत ज़्यादा खेलती है, फिर गिरकर चोट लग जाती है। इसलिए अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारी दीदी को आकर बता देंगे। मेरी बात सुनकर वे थोड़ी देर सोचने लगी। मैं बार बार अपने कमरे की तरफ देख रहा था कि कहीं रागनी बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर रागनी बाहर आ गई तो बहुत ही समस्या पैदा हो जाती। कुछ पल के बाद वे दोबारा बोली थी, मगर दीदी मारेगी। उस दिन भी उन्होंने मुझे बहुत डांटा था जब मैं आपके छोटे भाई के साथ मॉल चली गई थी। वे और कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, अरे नहीं मारेगी, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई के साथ गई थी, आज तो तुम अपने जीजू के साथ जा रही हो। रागनी मुझ पर यकीन रखती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। चलो ना, हम चलते हैं। अगर तुम नहीं जा रही हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। मैं तुरंत ये बोलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने उसे ऐसी मुश्किल में डाल दिया था कि वह ना हाँ बोल पा रही थी और ना ही ना में मना कर पा रही थी। उसने कुछ सोचकर सिर हाँ में हिलाया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसने दोबारा रागनी से इजाज़त मांगने की ज़िद नहीं की, क्योंकि अगर वे रागनी से इजाज़त मांगती और मांगने की ज़िद कर लेती तो मेरे लिए बहुत ही समस्या पैदा हो सकती थी। मैं उसे लेकर गाड़ी में बैठ गया। मैंने तुरंत फ़ोन निकाल कर अपने एक दोस्त को मैसेज कर दिया, क्योंकि मैं जिस जगह जा रहा था वहाँ पर सूचना देना ज़रूरी था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। एक पल के लिए दिल में ख्याल आया कि रहने देता हूँ, फिजूल में रागनी परेशान हो जाएगी, इस बच्चे की ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ये ना करता तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किलों में पड़ सकती थी। मम्मी का दबाव, सबके ताने, मेरी ज़िंदगी में इस लड़की के बार बार बहुत ही फ़िलहाल मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी और यही आखिरी बात थी जिसने मुझे किसी भी हालात में टकराने के लिए तैयार कर दिया था। मैं सोनल को लेकर शहर की तरफ गामज़ान हो गया था। मेरे हाथ पांव अजीब तरह से काँप रहे थे। अचानक ही रागनी का फ़ोन आने लगा। मेरा हाथ पांव और ज़्यादा सुन्न हो गए। मैंने सोनल की तरफ देखा तो वे बाहर गाड़ियों को देखने में व्यस्त थी। मैंने फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया। वे तुरंत बोली, आप कहाँ पर हैं? आज तो हम दोनों ने शॉपिंग के लिए जाना था। सोनल के कपड़े भी ख़त्म हो गए हैं, 2-4 सूट उसके भी लूँगी, अब जल्दी से आ जाए। मैं तुरंत बोला, हाँ मैं आ रहा हूँ, दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, तुम परेशान ना हो, थोड़ी देर में आता हूँ। फिर हम दोनों साथ चले गए। वे ये कहकर फ़ोन रख चुकी थी। मैंने एक और निगाह सोनल पर डाली और गाड़ी की रफ्तार को तेज़ कर दिया। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से शरीफ लोग गुजरना भी अपनी तौहीन समझते हैं। बहुत ही गहमा गहमी वाली जगह थी। मैंने गाड़ी को पहले ही पार्क कर दिया और सोनल को उतरने का इशारा किया। सोनल मुझे देखते हुए तुरंत बोली, जीजू हम कहाँ आए हैं? हम तो पार्क जाने वाले थे ना। वे और कुछ कहती उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, अरे बुद्धू ये पार्क ही है, आगे जाकर यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, मैं गाड़ी यहाँ से नहीं निकाल सकता, तुम उतरो। मैं उसे बहलाते हुए उतर गया और उसका हाथ थामकर सामने की तरफ बढ़ने लगा। वे बड़ी सी हवेली मेरी मुंतज़िर थी।
वहाँ खड़ी हुई नर्तकियाँ और तवाइफें मेरी राह तक रही थी। मेरा दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था, कदम भारी हो गए थे। आज मैं अपनी 16 साल की साली को यहाँ कोठे पर बेचने आया था। इसके बदले मुझे एक मोटी रकम मिल सकती थी। ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से जा सकती थी और यही कुछ बातें थी जो मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी। मैं हवेली के करीब आया तो एक तवायफ मुझे देखते ही इशारे कर रही थी। मैंने सिर को हल्की झुकाकर इशारा किया। वह मुझे अपने पीछे आने का इशारा करके अंदर की तरफ बढ़ गई। सोनल मेरा हाथ बहुत देर से थाम रखा था। जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल हुए तो सामने ही एक मास्टर बैठा हुआ था जो ढोल बजा रहा था। उसके बिल्कुल सामने 4 लड़कियां पाँव में घुंघरू पहनकर ढोल की ताल पर नृत्य कर रही थी। दूसरी तरफ कुछ औरतें बैठी हुई थी जो ज़ोर ज़ोर से हंसकर गा रही थी। सामने ही कोठे की मालकिन ताराबाई बैठी हुई थी। एक पल के लिए मेरे दिल को बुरा लगा कि सोनल के साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह का काम होता है उस बात से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। मैं पास गया तो वह औरत तुरंत ही उठकर बैठ गई और सोनल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बड़े ही अजीब अंदाज में बोली, छोरी तो बड़ी कमाल है, उम्र क्या है इसकी? तो मैं तुरंत बोला, 16 साल की है। मेरी बात सुनकर ताराबाई के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वे खुश होते हुए बोली, यानी जवान है, इसके मैं तुझे सिर्फ 2 लाख दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। अगर इसने मुझे कमा के दिए और मेरे काम आई तो तुझे पैसे और दे दूँगी, अगर नहीं तो फिर तू कौन और मैं कौन। 2 लाख भी मेरे लिए गनीमत थे। मैंने सोनल को उनके पास बैठने के लिए कहा, जबकि ताराबाई ने तुरंत अपनी एक शादी को पैसे लेने का कहा। वे मेरी आंखों के सामने सोनल के सिर पर हाथ फेरने लगी तो फिर सोनल तुरंत पीछे हटकर डर गई और मेरी तरफ आने लगी, मगर ताराबाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाते हुए बोली, ना छुरी, हमसे दूर जाएगी तो बहुत ही बुरा होगा, चुप करके बैठ। उनका अंदाज सोनल को बुरी तरह डरा गया था। वे और मुझे देखते हुए डरे सहमे अंदाज में बोली, जीजू, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे दीदी के पास घर वापस जाना है। ये कहकर वे तुरंत अपनी जगह से उठकर मेरे पास आने लगी, मगर ताराबाई ने उसके बालों को ज़ोर से खींचकर वहीं बिठा दिया और उसे अजीब से अंदाज में देखते हुए बोली, ना ना छोरी, सोचना भी मत, तुम यहीं रहोगी और मुझसे दूर जाकर सिर्फ रुसवाई ही हासिल होगी। और तू बता विनोद, क्या ये दिमागी तौर पर पागल है? वे किसी शंका के तहत बोली, क्योंकि जिस अंदाज में सोनल बोल रही थी वह किसी को भी ये बता सकता था कि वे दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मैं ताराबाई की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था, मगर सच बताना था इसलिए मैंने धीरे धीरे उन्हें सच बताना शुरू कर दिया कि सोनल मेरी साली है और मैं इसे इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि वे दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर ताराबाई फ़ौरन बोली, हम ऐसी लड़कियों को लेते नहीं हैं, मगर ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हम तुम्हें इसका पूरा पैसा नहीं दे सकते। मैं फ़ौरन बोला, भला ये क्या बात हुई? इसके दिमागी हालात के ठीक होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बात सुनकर ताराबाई बोली, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। वे सिर्फ नाच सकती है, ग्राहक का दिल बहला सकती है, लेकिन मोहब्बत भरी बातें नहीं कर सकती। इसलिए तुम्हें हम 2 लाख नहीं बस 1 लाख देंगे। अगर तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना तुम्हारी मर्ज़ी। ये बोलकर उन्होंने अपने मुंह पर पान रख लिया, जिसका मतलब था कि वह आगे बात नहीं करेगी। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा इन बातों के बारे में सोचता रहा। 1 लाख रुपए बहुत ही कम थे, मगर सोनल से जान छूट रही थी। मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती, वरना आगे बहुत दिक्कत पैदा हो सकती थी। मैंने कुछ सोचकर सिर हिला दिया। उन्होंने फ़ौरन मेरे लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया और मेरे हाथ में रुपये थमा कर मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैंने एक नज़र सोनल पर डाली। न जाने क्यों मुझे एकदम रागिनी का ख्याल आया कि वह सोनल के बिना कैसे रहेगी और सोनल यहाँ पर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। मेरा दिल मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं सोनल को यहाँ छोड़ आऊँ। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, लेकिन अब देर हो चुकी थी, मुझे ये कदम उठाना ही था। मैंने अपना सिर झटक दिया और हवेली से निकलता चला गया। पीछे से मुझे सोनल के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वे मुझे पुकार रही थी और मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ताराबाई ने उसे बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था।
मैं एक लंबी दूरी तय करके घर वापस आ गया। मेरे चेहरे पर खामोशी का नकाब था। मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी बहुत ही परेशानी से दरवाजे के पास ही टहल रही थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वह मेरा बाजू पकड़कर बोली, सोनल कहीं नहीं मिल रही। मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। छोटे को भी मैंने बहुत दूर तक भेजा, लेकिन वे कहीं नहीं है। क्या वह आपके साथ है? मैंने आपको भी इतनी बार कॉल की, लेकिन आपका मोबाइल भी बंद जा रहा था। उसकी परेशानी को देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ, मगर मैंने फ़ौरन अपने चेहरे पर झूठा गुस्सा चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मेरे साथ क्यों होगी? मैं तो अपने दोस्त के पास गया था। तुमसे मेरी बात हुई तो थी ना? कहाँ गई होगी सोनल? यही कहीं होगी। तुमने ऊपर देखा? मैंने उसे अपने पास लगाते हुए कहा तो वो फ़ौरन मुझसे दूर हो गई और मेरे चेहरे को देखते हुए परेशानी से बोली, नहीं सोनल कहीं नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, सिर्फ आपसे उम्मीद थी, लेकिन आप भी मना कर रहे हैं। मेरी बहन कहाँ चली गई? मैं अपने मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? वे ये कहते हुए नीचे ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे मम्मी पापा और भाई सब सोनल को ढूंढने के लिए बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने भी आकर यही कहा कि सोनल का कोई पता नहीं चल रहा। हमने करीबी घरों में भी सोनल को ढूंढा है, लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिला। मेरी बीवी फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे देखते हुए बोली, विनोद, फ़ौरन आप पुलिस को इत्तला करें। वे मेरी बहन को ढूंढ कर लाएगी। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ सोनल चाहिए। उसका दीवानापन देखकर मुझे अब थोड़ा सख्त बनना पड़ा, नहीं तो मामला बिगड़ सकता था। मैंने रागनी को देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पुलिस को सूचना नहीं दी जाएगी। तुम्हारी बहन दिमागी तौर पर पागल थी, हो सकता है कहीं इधर उधर निकल गई हो। शाम तक वापस लौट आए, और अगर नहीं भी आई तो समझ जाओ कि वे भाग चुकी है। वे नहीं आएगी अब वापस। तुम दिमागी तौर पर क्या पागल हो चुकी हो? पुलिस को सूचना देकर मुझे अपने परिवार की बदनामी नहीं करनी है। मैं एकदम गुस्से से बोला तो रागनी बुरी तरह सहम कर मुझे देखने लगी। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और नरम अंदाज में बोले थे, हमें एक बार पुलिस को सूचना कर देनी चाहिए। इसमें परिवार की बदनामी नहीं है। हो सकता है कि इस बच्ची का कुछ पता चल जाए। पापा कुछ और कहते इससे पहले ही मैंने उनकी बात काटते हुए बोला था, पापा, परिवार की बदनामी नहीं होगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा और रिश्तेदारों में यह बात फैल जाएगी, और उसके बाद मेरी नौकरी सब पर असर डालेगी। ये बात सब कहेंगे कि मेरी साली भाग गई है। कोई ये नहीं कहेगा कि वह बच्ची गुम हो गई है। खुदा के लिए, और कौन सा, तुम्हारी बहन सही थी। उसका दिमागी वैसे भी ठीक नहीं था। बाद में तुम्हें ही परेशानियां होनी थी। अच्छा है कि कहीं चली गई है तो बेहतर है। अब बस दुआ करो जहाँ भी हो वे सुरक्षित हो, बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है। मैं बोलकर अपने कमरे के अंदर चला गया था। मुझे ऐसी टोन इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी था। अगर मैं बहुत ही शांत होकर अपनी बीवी से बात करता रहता तो वे मुझ पर यही दबाव डालती कि मैं पुलिस में सूचना करूं, और अगर पुलिस में सूचना होती और उन्हें कुछ भी पता चल जाता तो मैं बुरी तरह से फंस सकता था। ये एक तरह का अगवा का केस था और मुझ पर बहुत ही बुरा इल्ज़ाम लगता, और मैं बहुत लंबे समय के लिए अंदर चला जाता। अपने कमरे में आकर काफ़ी बेचैन हो गया था। दिल में अजीब अजीब से गुमान आ रहे थे कि मैं किस तरह से सब चीज़ें संभाल पाऊँगा। मैंने ये सब सोचा था कि सोनल का ना मिलना सबको ही परेशान करेगा, मेरी बीवी पागल सी हो जाएगी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे इन सब चीज़ों पर काबू कैसे पाना है। फ़िलहाल तो मैंने अपना गुस्सा दिखाकर अपनी बीवी को खामोश करा दिया, लेकिन उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा थी। वे रात भर नहीं सोई थी। कभी बाहर जाती, कभी कमरे के अंदर टहलती, तो कभी लाउंज में टहलती। मुझे एक पल के लिए भी दुख भी हुआ था, क्योंकि मैं रागनी से बहुत ही प्यार करता था, लेकिन पैसों के लिए मुझे ये सब करना बहुत ही ज़रूरी था। और मैंने सबसे पहले सुबह उठकर पैसों को बैंक में जमा कर दिया। मैं किसी की भी नज़रों में अपना 1 रुपया भी नहीं लाना चाहता था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था। मेरी बीवी सुबह भी बहुत रो रही थी और उसे बुखार भी चढ़ चुका था। मेरी माँ बहुत ही परेशान थी। उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया था कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूँ, यही बेहतर होगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर राज़ी नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे यही डर था कि अगर पुलिस को पता चल गया तो मामला बढ़ सकता है, और मैं मामले को बढ़ाना नहीं चाहता था।
अगली सुबह जब मैं बैंक से वापस आया तो रागनी के ताऊ भी लॉन्च में बैठे हुए थे और उसे तसल्ली दे रहे थे। मुझे देखते ही वे अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जबकि मैं अपने चेहरे के जावियों को बदल दिया था। क्योंकि अगर मैं उनके सामने ज़रा भी नरम पड़ता तो वे मुझे पुलिस में कंप्लेन करने के लिए कायल कर लेते, और मैं ये किसी कीमत पर भी नहीं चाहता था। मुझे देखते ही वे फ़ौरन मेरे करीब आए थे और मुझे गले से लगा लिया था। कदमों की हैसियत से वे मुझे बहुत ही इज़्ज़त दे रहे थे। वे मुझे देखते हुए बहुत ही नरम अंदाज में बोले थे, मैं आपकी बात और आपके पापा की बात को समझ सकता हूँ। इज़्ज़त का मामला तो है, लेकिन हमारे घर की बच्ची का मामला है। अगर आप पुलिस कंप्लेन नहीं करना चाहते तो मैं खुद कर देता हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे और मैं फ़ौरन ही अपने तसुरात पर काबू पाकर बोला था, आप लोग क्या चाह रहे हैं? मेरी नौकरी चली जाए? अगर ऐसी बात है तो आप जाकर कंप्लेन कर दें। मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सिर्फ आपकी एक कंप्लेन से, और कुछ नहीं होगा। न सोनल मिल पाएगी और ना ही कुछ और होगा, सिर्फ बदनामी होगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। आप नहीं जानते कि मेरी नौकरी कैसी है। हमारी नौकरी के अंदर इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एहतियात दी जाती है कि परिवार कैसा है, वहाँ पर क्या सिस्टम है। मेरी बात सुनकर ताए चुप हो गए थे। वे इन तमाम मामलों को समझते थे, इसीलिए उन्होंने रागनी को भी समझाया था कि बेहतर है अगर सोनल चली गई है तो इसमें भी खुदा की कोई मर्जी समझो। बस दुआ करो कि वे जहाँ भी हो सुरक्षित हो, उसके साथ कुछ गलत ना हो सकता है कुछ दिनों में वो खुद ही वापस आ जाए। मेरी बीवी किसी भी तरह से कुछ भी मानने के वो तैयार नहीं थी। उसका हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन अब मुझे थोड़ा बड़ा फैसला लेना था, इसके बाद ही कुछ हो सकता था। मैंने अपनी बीवी को देखते हुए सब तरह के अंदाज में बोला था, अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो देखो तुम अपने ताए के साथ उनके घर चली जाओ और हमेशा वहीं रहना। फिर मेरा ना तुमसे कोई वास्ता होगा और ना ही मेरी कोई बदनामी होगी। और अगर अब तुमने फिर से इस सिलसिले में बात की तो मैं कोई सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊँगा। ये बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया था। मैं जानता था कि मैं बहुत ही बड़ी बात कर जा चुका हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि इस बात के बाद मेरी बीवी और कोई दूसरी बात नहीं करेगी, और ऐसा ही हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन 15 दिन बाद मुझे अचानक एक फ़ोन कॉल आई थी। मैंने नंबर देखा तो वे अनजान था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था, लेकिन मैंने कोई छोटा काम नहीं किया था, बल्कि एक लड़की को बेचा था। भले ही मेरी साली की मानसिक हालात ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं मस्त था, क्योंकि मेरी बीवी की नज़र सिर्फ अब मुझ पर रहती थी। और मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से ताराबाई खिलखिला कर बोली थी, ए लड़के, तूने तो हमें सोने की चिड़िया दे दी है। उसने तो मेरा धंधा चमका दिया है। मैंने तय किया है कि तुझे पूरे 10 लाख दूंगी। चल तू मेरे कोठे पर आ, मैं तुझे दे देती हूँ। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ये फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि मैं हैरत के समंदर में बहुत ही अजीब से डूबा हुआ था कि मुझे इतनी बड़ी रकम दी जा रही है। मैं तो फूलों नहीं समा रहा था। मैंने फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। मैं जानता था कि ये काम इस तरह के ही होते हैं। जब लड़की पैसा कमा देना शुरू कर देती है तो ये कोठे वाले पैसे और अधिक देते हैं। इसलिए मैं जल्द ही अपने सभी काम छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो गया था। लेकिन मुझे ये बात मालूम ही नहीं थी कि वहाँ जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं किस मुश्किल में फंसने वाला हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो दरवाजे पर वही तवायफ खड़ी हुई थी, जो पहले दिन मुझे अंदर लेकर गई थी। वे मुझे देखते ही बोली, अरे आ गए बाबू, तुम चलो आओ अंदर, तुम्हारा ताराबाई बड़ी ज़ोर से इंतज़ार कर रही है। उसका अंदाज अजीब सा था। दिल किया कि मैं अंदर ना जाऊं। न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि कुछ गलत है, मगर मैं फ़िलहाल पैसों की लालच में इतना अंधा हो चुका था कि मैंने सारी चीज़ों को भूलकर उसके पीछे चल पड़ा था। अभी मैं 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी बीवी ताराबाई के बराबर में ही बैठी हुई थी और अपनी बहन को सीने से लगा रखा था। मैं कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ा रह गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
अचानक ही मेरी बीवी अपनी जगह से खड़ी हुई थी और मुझे समझाने का मौके दिए बिना ही उसने घुमाता हुआ झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया था। थप्पड़ की गूंज पूरे कोठे में गूंज उठी थी। वे मेरा गिरेबान पकड़ते हुए बोली थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये घिनौना खेल खेलने की? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, बेशरम इंसान, खुदा तुम्हें बर्बाद करे। या ये बोलते हुए उसने मुझे पीछे की तरफ धक्का दे दिया था। मैं अभी नीचे ज़मीन पर गिरता इससे पहले ही मुझे 2 पुलिस वाली आ गई और उन्होंने मुझे थाम लिया। मैं बुरी तरह से फंस चुका था। दरअसल मेरी बीवी ने अच्छी तरह मुझ पर नज़र रखी थी और मुझे इस बात का गुमान ही नहीं हुआ था कि मेरे मोबाइल में मौजूद फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड होती है और उसने वही सुनी थी जब मैंने अपने एक दोस्त से इस सिलसिले में बात की थी और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी बीवी यहाँ तक पहुँच गई थी। उसने ताराबाई से बहुत मिन्नतें की थी और उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी कि उसे उसकी बहन दे दी जाए। उसने बदले में पूरे 2 लाख रुपये दे दिए थे और ताराबाई ने उसका साथ देते हुए मुझे बुरी तरह से फंसा दिया था। मैं अपहरण के केस में अब जेल के अंदर हूँ। मेरा दिल बहुत रोता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे हाथ से मेरी बीवी भी चली गई और इज़्ज़त और मकाम भी चला गया और मेरे माँ बाप भी मुझ पर बहुत थू थू करते हैं कि तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहिए था। तुम्हें शर्म ना आए किसी की बच्ची के साथ ऐसा करते हुए, जबकि आज भी मैं भी पछतावे की गहराई में ही हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने उस लड़की को पागल समझकर उसकी ज़िंदगी के साथ खेलना चाहा था और आज ज़िंदगी ने मेरे साथ ऐसा ही खेल खेला था कि मैं अब कैद होके रह गया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।